हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई ठेका लेना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हमारा निकला है, तो उसमें अगर हमें कोई भी काम करवाना है, मतलब कि हमें कोई भी टेंडर अप्लाई करना है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे यूज होते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो छोटे मोटे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो जीएसटी नंबर से ही बहुत से लोग कर देते हैं। बट अगर हमें पूरा टेंडर हमें वहां पर लेना है, जैसे कि मान लीजिए डिमोलिश का कोई एक टेंडर हमें लेना है, तो वो किस तरीके से लिया जाएगा, उस पूरे ठेके को लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। मैं राहुल कोहली आपको स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई भी पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर निकला हुआ है, जैसे कि कोई भी 3-4 बिल्डिंग है, उसको डिमोलिश करने का एक टेंडर हमारे पास निकला हुआ है। तो उसको भरने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मान लीजिए आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कोई डिमोलिश का काम कर रहे हैं, कोई आप इंटीरियर कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाने का कर रहे हैं। बट आपको अब क्या है ना, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट उठाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है हमारा, वो होगा हमारा पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस। दोस्तों पीडब्ल्यूडी में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी जाकर आप कोई भी टेंडर वहां पर ले सकते हैं। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस नहीं है, तो आप कोई भी टेंडर नहीं भर पाएंगे। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उठाना है, तो आप लोगों को कम से कम पीडब्ल्यूडी का या फिर सीपीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस वहां पर बनवाना होगा। मैंने आपके लिए एक पहले से भी एक वीडियो तैयार करके रखी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना जो पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस है, सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसको हम पा सकते हैं। वो पूरी डिटेल मैंने वीडियो आपके लिए वहां पर बनाई हुई है, तो आप वहां पर जाकर सारी चीजें देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वहां पर उसको अप्लाई किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ। दोस्तों ये है हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब भी हम कोई काम लेते हैं, तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, वो हमें वहां पर अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों जीएसटी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम कोई भी काम ले लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि सारी बिलिंग वहां पर दिखानी होती है और जीएसटी भी हमें वहां पर शो करना होता है। तो हम विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। तो हमें अगर अपनी फर्म खोलनी है या फिर हमें कोई भी टेंडर डालना है, तो हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर जरूर डालना होगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो आपका सर्टिफिकेट होता है, वो वहां पर आप लोगों को जमा कराना होगा, तभी जाकर आप कोई भी एक टेंडर वहां पर ले सकते हैं। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप किसी भी सीए से या फिर आपके पास आसपास में कोई भी फर्म होगी, तो आप वहां से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी टेंडर उठा रहे हैं, तो विदाउट जीएसटी आप नहीं उठा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर पे। दोस्तों ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक तरीके से दोस्तों आपका ये एक आईडी पासवर्ड के रूप में वहां पर माना जाता है। जैसे कि आप कोई भी टेंडर अप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या है ना, एक डिजिटल सिग्नेचर मानता है। एक तरीके से एक आपका पेन ड्राइव होता है, उसी में आपका सारा डिजिटल सिग्नेचर वहां पर डाल दिया जाता है। जिससे कि होता क्या है कि जब भी आप कोई टेंडर अप्लाई करते हैं, तो ये डिजिटल सिग्नेचर आप जैसे ही डालते हैं, तो वहां पर वो जो टेंडर होता है, वो आपका पूरा खुल के वहां पर आपको शो हो जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों आप लोगों के पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो नहीं समझ में आएगी। तो डिजिटल सिग्नेचर आपके पास जरूर होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सबसे जरूरी चीज के ऊपर, जो कि है आपका पैन कार्ड। दोस्तों आपके फर्म का पैन कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसे कि आपकी कोई भी छोटी मोटी फर्म हो, आप कभी भी कहीं भी काम करवा रहे हो, तो आपके पास पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। दोस्तों पैन कार्ड इस वजह से जरूरी है, अगर आप कोई भी बड़ी लेन देन कर रहे हैं, तो वो आपका पैन कार्ड के थ्रू हो पाएगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपके क्या है ना, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट ज्यादा बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो पैन कार्ड हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई अकाउंट फ्रीज हो जाता है या फिर होल्ड हो जाता है, तो हमें क्या होता है ना, पैन कार्ड की कॉपी बैंक में सबमिट करा के आनी होती है, तब जाकर वो हमारा बैंक का खाता जो है वो चालू हो पाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके कंपनी के नाम पे आप पैन कार्ड लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके, तो दोस्तों जिस नाम पे आपका फर्म है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसके नाम पे ही आपको पैन कार्ड लेना है, या फिर आप ऑनर हैं, तो आप अपने नाम पर भी वो पैन कार्ड ले सकते हैं। आपके नाम का भी पैन कार्ड वहां पर चल जाएगा। और ये दोस्तों जो पैन कार्ड है, वो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट पैन कार्ड के आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो है, जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, वो सारे कंपलसरी है। ये आपको जब भी टेंडर फिल करना होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पर आप लोगों को शो करने ही होते हैं।
तो उसमें से एक पैन कार्ड भी है। पैन कार्ड आपको अप्लाई करना है, और चाहे वो आपकी कंपनी का हो या फिर आपके जो ओनर है उसके नाम पर हो, वो दोनों चीज आपस में चल जाती है। अब आते हैं दोस्तों ईएमडी, जिसको बोला जाता है अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट। जब भी दोस्तों हम कोई टेंडर भरते हैं तो उसमें क्या है ना, एक ईएमडी डिपॉजिट करना होता है। तो वो हमें कहाँ पर शो किया होता है, जब भी हम कोई टेंडर अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर हमें पहले से शो कर रखा होता है कि इतनी ईएमडी आपकी पहले से वहां पर डिपॉजिट होगी। एक तरीके से वो आपका सिक्योरिटी भी मानी जा सकती है। तो ये जो ईएमडी का अमाउंट होता है वो उसी टाइम पर कैलकुलेट होके आपको पता लग जाता है, क्योंकि जितने भी टेंडर होते हैं वो सारे अलग अलग टेंडर होते हैं। जैसे कि रोड है, ब्रिज है, हाईवे है, हॉर्टिकल्चर है, तो ये सारे जितने भी आपके टेंडर होते हैं ना, वो सारे अलग अलग टेंडर होते हैं। तो इसमें जितनी भी ईएमडी होती है वो आपका उसी टाइम पर पता चल जाती है कि कितनी हमें अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट है, वो आपको पहले से वहां पर डिपॉजिट करनी है। तो इस चीज के लिए भी दोस्तों तैयार रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट टेंडर मिल जाएगा, तो आपका कुछ ईएमडी अमाउंट है वो भी आपका डिपॉजिट आपको वहां पर करवाना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों टेंडर फी पे। टेंडर फी भी दोस्तों अलग होती है, ऐसा नहीं है कि आपका ईएमडी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है। दोस्तों जो टेंडर फी होती है, टेंडर फी एक अलग चीज होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम फिल कर रहे होते हैं तो उसमें एक आपका जो चार्ज होता है, जैसे कि एससी का अलग चार्ज है, जनरल का अलग चार्ज है, एसटी का अलग चार्ज है। तो जो वो आपका गवर्नमेंट का फीस होता है वो आपका एक तरीके से टेंडर फी होता है, जो आपको वहां पर फिल करना होता है। तो ये टेंडर फी भी दोस्तों अलग से आप इसको मान के चलिएगा। अब आते हैं दोस्तों वर्क डन सर्टिफिकेट पे। दोस्तों आपने अगर नई कंपनी है तो नई कंपनी में तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहां पर दिखाने होंगे। बट अगर आप 3-4 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास ये वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, क्योंकि आपको क्या है, इसी के बेस पर आगे सारे काम वहां पर रिवॉर्ड होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपकी नई नई फर्म है, तो नई नई फर्म है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जितने भी मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट होते हैं वो आप उठा सकते हैं, जिससे कि आपका क्या है ना, एक तरीके से पॉइंट बढ़ते रहेंगे। जैसे कि मेंटेनेंस के जितने भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं ना, आपके कम अमाउंट के होते हैं। जैसे कि आपका 10 लाख का हो गया, 15 लाख का हो गया, 20 लाख का हो गया। तो ये छोटे मोटे जितने भी आपके मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट होते हैं तो वो आप उठा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी आपने काम किए होंगे ना, तो उसके रिवॉर्ड आपको मिलते जाएंगे। जैसे कि आपने मेंटेनेंस के काम आपने पूरे कर लिए तो आपका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहां पर बन जाएगा। तो ये 3-4 साल बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं अब स्ट्रक्चर में किस तरीके से काम करवा सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे ये आपको सारे वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी होते हैं, वर्क डन सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो आपको वहां पर तैयार रखने हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके पास ये वर्क डन सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 5-6 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो दिखाने के लिए होगा कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, तो इसका वर्क डन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न पे। दोस्तों ये जो आपका आरटीआर है ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है, आपका 2-3 करोड़ का कोई भी प्रोजेक्ट है आपने लिया है, तो आपके पास एक पुरानी कोई भी आरटीआर की फाइल होगी जो आपने भरी होगी। क्योंकि जब भी कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट लेता है तो आपको पहले से जो भी आपने काम करवाया उसका कुछ ना कुछ बैकअप दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने इतना काम कराया हुआ है और इतने काम मैंने इतने कॉस्ट में, इतनी कॉस्टिंग में मैंने कराया हुआ है। तो ये जो आप कॉस्टिंग दिखाते हैं तो वो आपका क्या है ना, इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपका शो हो जाता है कि हाँ आपने इस साल में इतनी आरटीआर फाइल की हुई है। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों आपको जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने होते हैं उसमें हेल्प मिलती है। तो ये जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न की जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो। सो दोस्तों जो मैंने अभी अभी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं, जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस हो गया, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, पैन कार्ड हो गया, ईएमडी हो गया, टेंडर फी हुआ, वर्क डन सर्टिफिकेट हुआ, या फिर इनकम टैक्स जो आपका रिटर्न फाइल होती है वो हुआ। ठीक है, तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट थे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं अगर आप टेंडर भरना चाहते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप कोई भी टेंडर भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी टेंडर है तो वो आप उठा सकते हैं अगर आपके पास ये सारे के सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इजीली किसी भी टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए किसी भी टेंडर को फिल करने के लिए, कोई भी ठेका लेने के लिए गवर्नमेंट से। इसके दोस्तों आगे भी बहुत सारा प्रोसेस होता है किसी भी टेंडर को भरने के लिए।
आपके पास ड्राइंग भी आती है, बीओपी भी आता है, आपको वो फिल करके भरना होता है कि कितने बिलों पे आपको डालना है। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मुझे किस तरीके से टेंडर भरना होता है, आप उस पर वीडियो बनाइए, तो मैं उस तरीके की वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। सो दोस्तों, आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।